तो अगर तुमने डीमन स्लेयर देखा है तो तुमको वो वाला मोमेंट तो याद ही होगा जब मुजान पहली बार तांजीरो से मिलता है और उसके इयररिंग्स देख के उसकी फट के हाथ में आ जाती है। तब ऐसा क्या था तांजीरो के इयररिंग्स में मुजान इतना ज्यादा डर जाता है और इतना ज्यादा डेस्परेट हो जाता है वो तांजीरो को मारे जल्दी से जल्दी। ये स्टोरी टाइम में पीछे जाती है आज से 300 साल पहले सेंगोकू पीरियड में, जहाँ पे एक बच्चा पैदा हुआ था योरिची करके। अब ये बच्चा स्टार्टिंग में तो जब पैदा हुआ था तो इसका बाप इसको मार देना चाहता था क्योंकि उसको लगता था कि ये बच्चा कर्स्ड है। जहाँ पे उनको उनकी माँ बचा तो लेती है लेकिन उनका बाप उनसे बहुत ज्यादा नफरत करता है, जिसकी वजह से एक पॉइंट पे ऐसा टाइम आ गया था कि वो किसी से भी बोलना ही बंद कर दिया, जिसकी वजह से लोगों को लगने लगा कि ये बोल ही नहीं सकता है। जहाँ पे इतना सारा डिस्क्रिमिनेशन सहने के बाद वो अपने लाइफ में खुश थे क्योंकि उनके साथ उनकी माँ थी। लेकिन जब उनकी माँ भी उनको छोड़ के चली गई वहाँ पे वो अपना घर बहुत अर्ली एजेस में छोड़ देते हैं क्योंकि उनको पता था कि उनका बाप उनको चाहता नहीं है और उनका भाई को उनसे जलन हो गई है। अब भाई अब तुम्हारे अंदर ऐसा टैलेंट होगा तो किसी को भी जलन होगी ही। जहाँ पे इन्होंने जब अपने लाइफ में पहली बार स्वॉर्ड पकड़ा, इनके सामने एक प्रोफेशनल था जिनको ये पहली बार में ही हरा देते हैं। और भाई अगर ऐसा होगा, सामने वाला बंदा जो इतने टाइम से मेहनत कर रहा है वो तुमको देख के जलेगा ही ना, क्योंकि भाई इनके अंदर बहुत सारा टैलेंट के साथ बहुत सारा पावर भी था। जहाँ पे जो ये मार्क के साथ पैदा होते हैं ये आगे जाके बहुत यूजफुल होता है। जो इनके पास ब्रीदिंग टेक्निक थी उसकी मदद से ही सारी ब्रीदिंग टेक्निक का इजाद हुआ, प्लस इनके पास जो एक्सरे विजन था। लेकिन यहाँ पे फन फैक्ट ये आता है कि इनको इन सारी पावर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब इनको बस चाहिए था अपने लाइफ में एक अच्छा फैमिली जिसके साथ ये खुशी खुशी रह सके, जो कि इनको अपनी पूरी जिंदगी में नहीं मिलती है। यहाँ पे आगे जाके जब ये अपनी वाइफ से मिलते हैं जिनकी लाइफ भी बहुत ट्रेजिक रही, जहाँ पे उनके भी सारे फैमिली मेंबर्स मर चुके थे, जहाँ पे इनकी वाइफ इनके एकदम अपोजिट थी, जहाँ पे ये बहुत शांत रहते थे, इनके चेहरे पे बहुत ज्यादा तुम एक्सप्रेशन नहीं देखोगे। इनकी वाइफ बहुत हंसमुख थी लेकिन लाइफ को योरिची से कुछ और ही करवाना था। जहाँ पे जब इनकी वाइफ का जब बच्चा होने वाला होता है, योरिची बाहर जाता है डिलीवरी करवाने वाली को लाने के लिए। वो वापस आता है तो देखता है कि उसकी वाइफ जो होने वाली थी उसको किसी डीमन ने मार दिया। ये वो पॉइंट था जहाँ पे योरिची एकदम टूट चुका था। मतलब उसको अपनी लाइफ में कभी खुशियां मिली ही नहीं। बचपन से ही वो किसी को हर्ट नहीं किया। वो इतना ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड था कि किसी को चोट भी लग जाए वो उसको अपनी ही गलती मानता था। यहाँ पे वो एकदम टूट चुका था, जहाँ पे वो अपनी वाइफ की बॉडी को लेकर 10 दिन तक वहीं बैठा रहा। और 10 दिन के बाद वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक डीमन स्लेयर आया हुआ है और ये कोई और नहीं रेनगोकू के एंसेस्टर होते हैं, जो कि योरिची को अपने साथ लेके जाते हैं डीमन स्लेयर कॉप में। जहाँ पे योरिची जब वहाँ पहुंचता है तो वो देखता है कि यहाँ पे जो सारे डीमन स्लेयर्स हैं सिर्फ अपने रॉ पावर की मदद से डीमन से लड़ रहे हैं। जिसके बाद उन सब की हेल्प करने के लिए सबसे पहले तो उन सबको वो ब्रीदिंग टेक्निक सिखाता है। वहाँ पे वो सबसे पहली बार इजाद करता है सन ब्रीदिंग का। जिसके बाद जब वो सन ब्रीदिंग जब दूसरे लोगों को सिखाने की कोशिश करता है, उसके जैसे बाकी सारे लोग इतना इजीली उसको नहीं सीख पाते, तो उनके लिए वो बाकी सारे और ब्रीदिंग टेक्निक्स का इजाद करता है जो कि सन ब्रीदिंग से निकले हैं। और यही सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स आगे जाके ओरिजिनल 5 ब्रीदिंग टेक्निक्स बन गई और सभी लोग सन ब्रीदिंग को भूल गए। जहाँ पे उन लोगों को वो सिर्फ ब्रीदिंग टेक्निक ही नहीं मार्क अवेकन करना भी सिखाया, जिसकी मदद से वो अपने पावर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं और डीमंस को बहुत इजीली मार सकते हैं। और इतने सारे इम्प्रूवमेंट का हम लोग को असर भी दिखता है जब बहुत सारे डीमंस उस पीरियड में बहुत जल्दी जल्दी मर रहे थे। और ये भी कहा जाता है कि रेंगोकू पीरियड जो था वो डीमन स्लेयर के इतिहास का सबसे गोल्डन पीरियड था, जिसमें ये लोग बहुत ज्यादा करीब पहुंच गए थे मुजान को मारने के लिए। जहाँ पे जब योरिची को पता चला कि मुजान कौन है तो उसको एक बार मौका मिला मुजान से मिलने का, जहाँ पे मुजान उसको बहुत ज्यादा लाइटली लेता है, के सामने अपना ब्लड डीमन आर्ट भी चालू नहीं करता है, जिसके लिए उसको आगे जाके भुगतना भी पड़ता है क्योंकि योरिची विद इन अ सेकंड उसका सर उसके धड़ से अलग कर देता है। टाइम में मुजान को पता चल जाता है कि वो किसी नॉर्मल बंदे के सामने नहीं खड़ा है। वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि मुजान आज मर ही जाएगा, लेकिन फिर वहाँ पे वो अपने बॉडी को बहुत सारे पीसेस में बांट लेता है और भागने की कोशिश करता है। जहाँ पे योरिची उसके लिए तैयार नहीं होते हैं, उनके हाथों से मुजान निकल जाता है। लेकिन वहाँ पे मुजान बच तो जाता है लेकिन इतना ज्यादा डर जाता है वो कहीं छुप जाता है और योरिची के मरने का इंतजार करता है। मुजान के शरीर पे जो सारे चोट लगे थे वो इतने ज्यादा ब्रूटल थे वो कई 100 सालों तक हील नहीं हो पाए। और ये योरिची के करियर पे सबसे पहला दाग लगा जब उसके हाथों से मुजान बच के निकल गया। और उसी के बाद वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लेडी टमायो, वही जो अभी तांजीरो की हेल्प कर रही है, उसको भी योरिची नहीं मारता, जबकि वहाँ पे वो डीमन थी। क्योंकि योरिची को पता चल जाता है कि ये औरत खराब नहीं है, बस डीमन में कन्वर्ट हो चुकी है। जहाँ पे योरिची के बदौलत ही लेडी टमायो अपने आप को मुजान के कर्ज से आजाद कर पाई। फिर वो डीमन होने के बाद भी नेजुको
के जैसे कम्प्लीटली मुजान के वश के बाहर रहती है। ये था तो अच्छा बात, लेकिन एक डीमन को नहीं मारना ये उस टाइम डीमन स्लेयर कॉर्प्स के उसूलों के खिलाफ था और ये चीज योरुची पे दूसरा दाग लगा देती है। इसके बाद योरुची के साथ वो हुआ जो योरुची कभी नहीं चाहता था। उसका बड़ा भाई जो उसको देख के डीमन स्लेयर कॉर्प में आया था स्ट्रांग बनने के लिए, जब उसको पता चलता है कि उसका मार्क अवेकन होने के बाद वो 25 की एज में ही मर जाएगा, तो डर के मारे जाके डीमन बन जाता है और ये चीज जो योरुची पे सबसे बड़ा दाग निकालती है, जिसके बाद डीमन स्लेयर कॉर्प से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। जहाँ पे योरुची डीमन स्लेयर कॉर्प से निकलने के बाद भी अकेले ही डीमंस को हंट करता है और एक दिन ऐसे घूमते घूमते वो अपने पुराने घर जाता है। वहाँ पे देखता है कि एक नई फैमिली आके रह रही है और ये फैमिली कोई और नहीं तांजीरो के एंसेस्टर्स थे। जहाँ पे वो देखता है कि उसके घर में भी एक बच्चा होने वाला है, तो उन लोग की वो हेल्प करता है ताकि उसके खुद के बच्चे जैसा उनकी हालत ना हो और वहाँ पे एक अच्छा हेल्दी बच्चा होता है। जहाँ पे योरुची को पहली बार अपने पूरे लाइफ में एक अपनापन सा फील होता है, जिसको वो लोग अपनाते हैं, अपने फैमिली मेंबर जैसा रखते हैं। लेकिन योरुची को भी पता था कि उन लोग के साथ वो ज्यादा दिन नहीं रह सकता है, कि उससे उनकी लाइफ पे भी खतरा आ जाएगा। एक बार योरुची सन ब्रीदिंग के 12 फॉर्म्स उन लोग को दिखा रहा होता है, जहाँ पे उसको देख के यामाटो फैमिली इतना ज्यादा उसको देख के चौंक जाती है कि उसको लर्न करती है और उसको एज अ ट्रिब्यूट चढ़ाती है सन गॉड को, योरुची को भी, जिसने उनकी फैमिली की इतनी हेल्प की। और लास्ट में जब योरुची वहाँ से जा रहा होता है, अपनी लास्ट मुलाकात में अपनी इयरिंग्स भी वो लोग को दे देता है। ये वही इयरिंग्स है जो कि योरुची पहनता था, इसलिए उसको देखते ही मुजान की फट के हाथ में आ गई थी। उसके बाद बहुत सालों के बाद हम लोग देखते हैं कि योरुची अब बुढ़ा हो चुका है, मतलब अपने लास्ट मोमेंट्स पे है, जहाँ पे उसका मुलाकात उसके बड़े भाई से होती है जो कि अब एक डीमन बन चुका है और योरुची उसको देख के बहुत रोता है। और यहाँ पे भी उसका बड़ा भाई उससे जेलस फील होता है, क्योंकि उसको लगता है कि योरुची बहुत पहले ही मर चुका होगा, लेकिन मार्क अवेकन होने के बाद भी वो इतने सालों तक जी पाया और ये चीज उसका जेलसी और ज्यादा बढ़ा देती है। लेकिन योरुची अपने इतने ओल्ड एज में आने के बाद भी एक स्लैश में को उसके घुटने पे ले आता है। यहाँ पे अपर मून वन खुद बोलता है कि अगर एक और स्लैश आता हम वहाँ पे नहीं बचते, लेकिन योरुची की तरफ से कभी सेकंड स्लैश आ ही नहीं पाता, क्योंकि योरुची अपनी सांसें तोड़ देता है। और उसका लाइफ का लास्ट मोमेंट भी इतना पेनफुल होता है कि उसका अपना भाई की डेड बॉडी को मार के अपने आप को हीरो साबित करता है। देखो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके तुम बताना कि तुमको डीमन स्लेयर यूनिवर्स में सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगता है। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे 20 लाइक्स करना, कि जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे डीमन स्लेयर पे, जिसमें हम लोग सारे अपर मून्स डीमंस के बारे में बात करेंगे जो अभी तक रहे हैं पूरे डीमन स्लेयर यूनिवर्स में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पीस।